नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी वायर में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं, लगभग 7 चैप्टर हो चुके हैं हमारे। आज हमारा 8वां लेक्चर होगा। अब देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। वास्तव में हमारा जो टॉपिक है, हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र पढ़ने वाले हैं और उसी के अंतर्गत हम पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। क्योंकि किसी भी भूगोल में आप किसी भी क्षेत्र को जब पढ़ते हो तो एक देखो, उसका एक स्थलीय स्वरूप पढ़ते हो और दूसरा आप स्थलीय स्वरूप बना कैसे, स्थलीय स्वरूप कैसे बना, इसका अध्ययन करने के लिए आप वहां का भूगर्भिक इतिहास पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना पड़ता है, भूगर्भिक इतिहास। इसीलिए हम मध्य प्रदेश का आज क्या पढ़ने वाले हैं, भूगर्भिक इतिहास। और इसी के अंतर्गत हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो चीजें समझ लो, मैं क्या क्या बता रहा हूं आप लोगों को। कुछ चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताई थी। देखो, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। पढ़ा था अपन ने पहले, है ना। मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। एक क्वेश्चन और बताया था मैंने कि जो मध्य प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है। चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, तो दोनों एक तरह से क्या हुए, गोंडवाना लैंड के हिस्से हुए। ठीक है, अब देखो, जब मैंने आपको ज्योग्राफी की पहली क्लास पढ़ाई थी तो मैंने पेंजिया, पेंथालासा ये सब पढ़ाया था आप लोगों को। अगर जिसने नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आप ज्योग्राफी का पहला लेक्चर देखे भाई हमारा। ठीक है, पेंजिया क्या होता है, पेंथालासा क्या होता है। और फिर भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुआ। फिर जो आपका पेंजिया था कुछ भागों में टूटा, कौन कौन सा भाई, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। और इसी तरह से भूगर्भिक हलचल लगातार होते रही और हमारा जो स्थलीय स्वरूप है इसमें लगातार भिन्नता आती रही, लगातार यह परिवर्तित होते रहा। और वर्तमान में आप जो स्वरूप देखते हो, वर्तमान में जो आप स्वरूप देखते हो पृथ्वी का, वह 1 या 2 दिन की घटना नहीं है, इसमें अरबों वर्ष लगे हैं भाई, है ना, अरबों वर्ष लगे हैं। इवन आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि जब मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इससे पहले भी बहुत सारी भौतिक संरचना में परिवर्तन हो चुका था। ठीक है, मनुष्य तो बहुत बाद में आया, धरती पर जीव बहुत बाद में आए। ठीक है, चले अब देखो, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ा है, मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित है, इस वजह से हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रायद्वीपीय भारत का मुकुट है भाई, कह सकते हैं कि नहीं। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि भाई जो मध्य प्रदेश है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य पुल या सेतु का काम करता है। ठीक है ना, चलो अब देखो, जब आप मध्य प्रदेश की आकृति को थोड़ा ध्यान से देखोगे, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में उसकी आकृति भी बनाई है, या फिर आप मैप में देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की चौड़ाई अधिक है, लंबाई क्या है, कम है। मध्य प्रदेश की चौड़ाई क्या है भाई, अधिक है, और लंबाई क्या होगी, कम। चीजें समझ में आ रही है। हमने आपको शायद इस तरह से बताया भी होगा, उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम लंबाई, है ना। पूर्व से पश्चिम कितनी होती, 605, है ना, और उत्तर से दक्षिण कितनी होती है, 870। तो यहाँ, अच्छा ये किलोमीटर में होगा, ये भी किलोमीटर में होगा। तो यहां से आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि चौड़ाई क्या होगी भाई, अधिक, और लंबाई क्या होगी, कम। चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, चले अब दूसरी चीज समझो। मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को उच्च भूमि का प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च भूमि का प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को उच्च भूमि का प्रदेश इसलिए कहते हैं भाई कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश की ऊंचाई समुद्र तल से 300 मीटर अधिक है। ठीक है, मध्य प्रदेश समुद्र तल से कितना मीटर ऊपर है, तो आप बताओगे 300 मीटर ऊपर है। इस वजह से मध्य प्रदेश को उच्च भूमि का प्रदेश कहा जाता है। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, और अच्छा एक चीज याद रखना, ये कहां से अधिक होगा, समुद्र तल से, समुद्र तल से, है ना। किसी भी चीज की अगर आप ऊंचाई की गणना करते हो तो हमेशा समुद्र तल से गणना की जाती है। और भारत में जो समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, इसका एक मेन पॉइंट मान के रखा हमने, चेन्नई का तट। कहाँ, चेन्नई के तट से हम हर एक जो हिल है या हर एक पठार है, इसकी ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, उच्च भूमि का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होगी भाई, 300 मीटर अधिक होगी। इतनी चीज समझ में आई।
अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, भूगर्भिक संरचना, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको भू आकृति समझ में आ जाए। क्या? भू आकृति समझ में आ जाए। ठीक है, भू आकृति को समझने के लिए हम वास्तव में भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो भू आकृति है ये ऐसे कैसे हो गई। जैसे आप पढ़ते हो ना, कहीं घाटी है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है। तो ये 1-2 साल की घटना नहीं होती है। पृथ्वी के भूगर्भ में किसी ना किसी तरह का परिवर्तन हुआ होगा, इसी वजह से इसमें क्या हुई, भू आकृति में परिवर्तन हुआ है। आप जगह जगह पर पर्वत देखते हो, पठार देखते हो यानी नदियां पढ़ते हो। ठीक, तो भू आकृति के परिवर्तन का कारण क्या है? भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन होना। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चले अब दूसरी चीज समझो, भू आकृति में परिवर्तन कैसे हुआ। जैसे आप पढ़ते हो, देखो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर एक ऊपरी सतह हो गई। ऊपरी सतह के अंदर भूवैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया और पता लगाया कि भाई पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के संगठक हैं और इसे कुछ भागों में डिवाइड भी किया है। लेकिन जब आप आंतरिक क्षेत्र में देखोगे, ये वाले क्षेत्र में, तो ये वाला क्षेत्र में क्या है? तो लावा है। क्या है? लावा। ठीक है, ये लावा लिक्विड फॉर्म में और ये लगातार पृथ्वी के अंदर क्या होता है? संचरित होते रहता है। अगर यह लावा पृथ्वी के ऊपर आ जाए तो क्या होगा भाई? लिक्विड फॉर्म में फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। तो ऐसा ही इतिहास में जब आप प्राचीन काल में पढ़ोगे तो पृथ्वी के भूगर्भ का लावा पृथ्वी के ऊपर आया और चूंकि लावा लिक्विड फॉर्म में था, ये क्या हो गया? फैल गया। फैलने के पश्चात एक बहुत बड़े भूभाग का निर्माण होता है और यह भूभाग में भारत के संदर्भ में बता रहा हूं। और भारत के संदर्भ में लावा के वजह से जो बड़े भूभागी, अच्छा जहां भी लावा फैला, ध्यान रखना वहां पर पठार का निर्माण होगा। वहां किसका निर्माण होगा? पठार का निर्माण होगा। भाई होगा कि नहीं? पठार का निर्माण हुआ। तो भारत में ऐसी कुछ घटना हुई थी, बिल्कुल हुई थी, जिसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और ये दक्कन का पठार कहाँ का है? जैसे अच्छा, दक्कन के पठार के अंतर्गत ही मालवा का पठार आता है। मालवा का पठार, भाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार। आगे पढ़ेंगे अपन और कौन कौन से क्षेत्र आते हैं इसमें। देखो गुजरात आता है, ठीक है, इसमें आपका महाराष्ट्र आता है, ठीक है, इसमें आता है तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक है, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब दक्कन के पठार के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है? तो मालवा का पठार भी किसका हिस्सा है? तो दक्कन का पठार। और मालवा का पठार कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में है। चीजें समझ में आ रही है? दूसरी चीज, हम भूगर्भिक संरचना इसलिए भी पढ़ते हैं कि अगर हमें पृथ्वी के अंदर मतलब भूगर्भ में स्थित चट्टानों का पता चल जाए, क्योंकि चट्टान किससे बनेगी भाई? लावा से। लावा जब ठंडा होगा तो किसका निर्माण होगा? चट्टान का। अब चट्टान का अगर हमें पता चल जाए तो हमें वहां से क्या क्या पता चल सकता है? चट्टान में किस किस प्रकार के खनिज उपलब्ध है ना? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज होते कि नहीं? ठीक है, चट्टान में किस प्रकार के खनिज उपलब्ध है? धात्विक या अधात्विक। ठीक है, साथ ही में चट्टान किस प्रकार की, जिससे किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। अगर चट्टानों का आपने अध्ययन किया तो मिट्टी का अध्ययन आपको आसान हो जाता है। और अगर आपको मिट्टी का अध्ययन बहुत अच्छे से कर लिया आपने, तो आप वहां की फसल का अध्ययन आसानी से कर सकते हो, वहां के वनों के बारे में बता सकते हो। चीजें समझ में आई? ठीक है, इस वजह से हम पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करते हैं। चीजें समझ में आ रहा है? तो दक्कन का पठार या फिर इसको दक्षिण भारत का पठार भी कहते हैं, इसी का हिस्सा है भाई मालवा का पठार। ये कहां पर फैला हुआ है? तो आप बताओगे पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसमें मालवा आता है, ठीक है। इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, ये सब इसमें क्या फैला हुआ है? तो दक्कन का पठार। क्या इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को? चले आगे पढ़े। तो शुरू करते हैं अब हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। देखो मध्य प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है, इसको अध्ययन की दृष्टि से 7 प्रकारों में विभाजित किया है। कितने प्रकार से विभाजित किया भाई? 7 प्रकारों से विभाजित किया है। कितने प्रकार होंगे? 7 प्रकार होंगे। 7 प्रकार देख लो कौन कौन से हैं, ये अभी हम क्रम से पढ़ने वाले पूरे के पूरे। पहला होगा आद्य या आर्कियन क्रम की चट्टान। पहला क्या पढ़ेंगे हम? आद्य या आर्कियन क्रम की चट्टान।
अब सीधी सी बात है, हम पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत पहली प्रकार के चट्टान पढ़ रहे, आदि या आर्कियन क्रम के चट्टान। इसका अर्थ क्या होगा, यही सबसे पुरानी चट्टान होगी। अब जैसे मैंने आपको बताया, देखो आपको मैंने ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में यहां पर बताया था, एक बिग बैंग थ्योरी बताई थी भाई, बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज लेमेंटरे ने, भाई दिया था कि नहीं। जॉर्ज लेमेंटरे ने कब दिया था, आपको बताया था 1960 से 65 के दशक में, है ना। 1960 से 65 के काल में बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटरे ने दी थी। और मैंने उस समय बताया था, जॉर्ज लेमेंटरे ने यह कहा कि भाई पहले एक बहुत बड़ा पिंड हुआ करता था, इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के पश्चात यह बड़ा पिंड छोटे छोटे पिंडों में विभाजित हुआ और इन्हीं पिंडों से तारों का निर्माण, साथ ही में ग्रहों का निर्माण, उपग्रहों का निर्माण और धूमकेतुओं का निर्माण इसी से होता है। चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी से किसका निर्माण होता है, इसी से पृथ्वी का भी निर्माण होता है। अब जब यह बिग बैंग थ्योरी हुई थी और जो पृथ्वी बनी, पृथ्वी के साथ जितने भी अन्य पिंड थे वे किस अवस्था में, तो स्टार्टिंग में गर्म अवस्था में थे, ठीक है। ये गर्म अवस्था में होने के पश्चात धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ। तो ये जो गर्म अवस्था है, ये सीधा सीधा समझ ली लावा की अवस्था है। अब लावा धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो पृथ्वी शुरुआत में कैसी थी भाई, गर्म थी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बताओ जीव या जंतु की उत्पत्ति होगी क्या, नहीं, जीव जंतु होंगे क्या यहां पर, बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो पृथ्वी पर लावा के ठंडा होने से जो सबसे पहले चट्टान बनती है उसे क्या कहेंगे, आदि या आर्कियन क्रम की चट्टान। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन ये आ गया कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी, तो आप क्या बताओगे, आदि या आर्कियन क्रम की चट्टान को सबसे पुरानी चट्टान कहा जाता है भाई। कि इतनी चीजें समझ में आई। अब चीजें समझ चुकी है, चट्टान है, जैसे जैसे समय परिवर्तित होगा इसी चट्टान में परिवर्तन आएंगे भाई, रासायनिक क्रिया होगी, भौतिक क्रिया होगी और इसी में परिवर्तन होगा और इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो क्या मैं आदि या आर्कियन क्रम के चट्टान को पैतृक चट्टान कह सकता हूं, समझ में आ रहा है ना। आदि आर्कियन क्रम के चट्टान को क्या कह सकते हो आप, पैतृक चट्टान कह सकते हो, यहां पर लिखा है शायद, है ना। और सबसे पहले इसका निर्माण हुआ तो आप इसे प्राथमिक चट्टान भी कह सकते हो। चीजें समझ में आ रही है। इसके अलावा और कौन कौन सी चट्टान है भाई, धारवाड़ चट्टान, ठीक है। आर्कियन क्रम के चट्टान के बाद किस चट्टान का निर्माण होता है, आप बताओगे, धारवाड़ क्रम के चट्टान का। फिर पुराना संघ जिसके अंदर कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टान पढ़ेंगे हम, है ना। फिर आर्य क्रम के चट्टान पढ़ेंगे हम, इसके पश्चात क्रिटेशियस, दक्कन और टर्सरियन। तो ये 7 प्रकार की चट्टान हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं ना, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत। क्या इतनी चीज समझ में आई आप लोगों को। क्वेश्चन आ गया, सबसे प्राथमिक चट्टान कौन सी थी, क्या बताओगे आप, आदि या आर्कियन क्रम की चट्टान। इसे पैतृक चट्टान या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। चीजें समझ में आई। तो पहला टॉपिक पढ़े अपन, आदि या आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक। इसको देखो भाई, पहला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, आप बताओगे, आदि या आर्कियन क्रम की चट्टान। चीजें समझ में आ रही है। सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है, आदि या आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। अब चीजें समझो, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि लावा पृथ्वी पर आया, लावा लिक्विड फॉर्म में था, वह फैलेगा, जिस क्षेत्र में फैलेगा वहां पर पठार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा भाई, पठार का। और सबसे पहले जो पठार का निर्माण होगा वो किस प्रकार की चट्टान से होगा भाई, आर्कियन क्रम की चट्टान से होगा, है ना। और जो दक्षिण भारत है जिसे आप दक्कन का पठार कहते हो, वो किस प्रकार की चट्टान से निर्मित है, आर्कियन क्रम की चट्टान। तो दक्षिण भारत का ज्यादातर हिस्सा, मतलब लगभग कितना, 2/3 भाग किस प्रकार की चट्टान में से निर्मित है, तो आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान से। अगर क्वेश्चन की रूपरेखा परिवर्तित कर दो और ये पूछ लिया जाए कि दक्कन का पठार या फिर आर्कियन क्रम की चट्टान ज्यादातर कहां पाई जाती है, आप बताओगे दक्षिण भारत में। लगभग कितनी, तो 2/3। और दूसरा क्वेश्चन ये भी समझना कि ये जो 7 प्रकार की मैं आपको चट्टानें पढ़ा रहा हूं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फैलाव किस प्रकार की चट्टान है, तो आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान का। हालांकि वो अपनी भौतिक अवस्था में अभी नहीं है, मूल अवस्था में नहीं है, जो पहले हुआ करती थी, अब उसमें परिवर्तन आ गया है। चीजें समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना, प्राचीनतम चट्टान है, दक्षिण भारत के 2/3 भाग में विस्तार है और मध्य प्रदेश में भी इसका विस्तार है, ठीक है। अब जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, इसका निर्माण वास्तव में 2 इसकी उप चट्टानों से हुआ है।
कितनी? 2 उप चट्टानों से हुआ है। इसका नाम होता है ग्रेनाइट और नीस। इसका नाम क्या होगा? ग्रेनाइट। अच्छा, वास्तव में क्या हुआ? आर्कियन क्रब की चट्टान की एक उप चट्टान थी जिसको बोलते हैं ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट चट्टान में ही रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के पश्चात नीस चट्टान का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? तो ग्रेनाइट से किसका निर्माण होता है? नीस का। समझ में आया क्या आप लोगों को? तो बताओ आर्कियन क्रम की चट्टान की उप चट्टानें कितनी? आप बताओगे 2, ग्रेनाइट और नीस। नीस चट्टान का निर्माण किस चट्टान से होता है? तो आप बताओगे ग्रेनाइट चट्टान से। चीजें समझ में आ रही है? अब ग्रेनाइट चट्टान को समझो, इससे ग्रेनाइट चट्टान को बंगाल गुम्मद या डोम नीस भी कहते हैं। ठीक है, नीस को क्या कहते हैं? बंगाल गुम्मद या डोम नीस भी कहते हैं। ग्रेनाइट चट्टान से किसका निर्माण हुआ? नीस का। नीस के अन्य नाम क्या होंगे? बंगाल गुम्मद या डोम नीस। चीजें समझ में आ रही है? ये सीधे क्वेश्चन आ गया भाई, बंगाल गुम्मद किस प्रकार की चट्टान की उप चट्टान है? आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान की उप चट्टान है। चीजें समझ में आ रही है? ग्रेनाइट किस चट्टान की उप चट्टान है? आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान की उप चट्टान है। चीजें समझ में आ रही? अब चूंकि ये चट्टान है, चट्टानों में खनिज, अच्छा चट्टाने खनिज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टान में ही पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो खनिज में क्या क्या होगा भाई? ग्रेनाइट होगा, चारकोनाइट होगा, फाइलाइट होगा, क्वार्टजाइट होगा, नीस होगा और पेग्मेटाइट होगा। चीजें समझ में आ रही? ये खनिज है। खनिज दोनों प्रकार के पाए जाएंगे यहां पर, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, चले बात करते हैं अपन आर्कियन क्रम के चट्टान की विशेषता की। तो समझना, अब चूंकि निर्माण सबसे पहले हुआ तो रूपांतरण भी सबसे ज्यादा होगा। रूपांतरण सबसे ज्यादा होगा तो बताओ ये मूल जो इसका प्रारंभ में जिस प्रकार के इसके गुण थे क्या वर्तमान में रहेंगे? मतलब अपनी मूल अवस्था खो चुकी है। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा रूपांतरित चट्टान कौन सी? तो आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान। समझ में आया क्या? सर्वाधिक रूपांतरित है। दूसरी चीज मैंने ये बताया कि लावा के ठंडे होने से इस प्रकार की चट्टान का निर्माण हो रहा है। अब चूंकि लावा गर्म था, सीधी सी बात है, इस समय पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, किसी प्रकार के जीव नहीं पाए जाएंगे। तो बताओ जीवाश्म होंगे क्या? जब पृथ्वी पर जीव ही नहीं है तो जीवाश्म की उपस्थिति होगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखना, जीवाश्म रहित चट्टान है ये। कैसी है? जीवाश्म रहित चट्टान है। समझ में आ रहा है? चले अब दूसरी चीज समझो, आर्कियन क्रम की चट्टान का ही एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय नीस। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय नीस। मैंने आपको बताया ना कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है इसकी 2 उप चट्टान थी, ग्रेनाइट और नीस। तो नीस का एक प्रकार है जिसको क्या कहोगे आप? प्रायद्वीपीय नीस। ठीक है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नीस किस प्रकार की चट्टान का भाग है? तो आप बताओगे आर्कियन क्रम की चट्टान का भाग है। चीजें समझ में आ रही है? ठीक, अब जो प्रायद्वीपीय नीस है इसे कणों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है। प्रायद्वीपीय नीस को कणों के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है। जब मैं आपको ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा और ज्वालामुखी के पश्चात जब चट्टानों का निर्माण पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम लावा के प्रकारों में देखेंगे। लावा भी 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, एक मोटे रवेदार और एक छोटे रवेदार। ठीक है, जब लावा ठंडा होकर चट्टान बनाता है तो 2 प्रकार की चट्टानें बनेगी, एक मोटे रवेदार वाली और एक छोटे रवेदार वाली, जिसमें कण छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो उसी तरह से प्रायद्वीपीय नीस के 2 प्रकार है। 2 प्रकार किस आधार पर डिवाइड किया? तो आप बताओगे कणों के आधार पर। ठीक है, एक बड़े और एक छोटे। तो 2 कौन कौन से? बुंदेलखंडी चट्टान और चारकोनाइट चट्टान। ठीक है, बुंदेलखंडी चट्टान और चारकोनाइट चट्टान किसके भाग है भाई? प्रायद्वीपीय नीस के। ठीक है, अब दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुंदेलखंडी क्या है? कणों का आकार कैसा होगा भाई? बुंदेलखंडी नीस का कणों का आकार कैसा होगा? बड़ा। वहीं चारकोनाइट की बात करें, इसका आकार, कणों का आकार कैसा होगा भाई? छोटा होगा। चीजें समझ में आ रही है? ये ग्रेनाइट के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो प्रायद्वीपीय नीस किसका रूपांतरित रूप है? यहां देखो, हमने पढ़ा है नीस किसका रूपांतरित रूप है? ग्रेनाइट का। तो अब ग्रेनाइट से बना नीस का प्रकार मैंने आपको प्रायद्वीपीय नीस बताया, और प्रायद्वीपीय नीस को 2 प्रकारों में विभाजित किया कणों के आधार पर। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ गुण तो वो ये ग्रेनाइट के रखेगा ना। तो ये समझो कि ग्रेनाइट के समान ये कुछ दिखाई देता है क्या? बुंदेलखंडी। और इसका विस्तार कहां पाया जाएगा? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। कितनी चीज समझ में आई? वही चारकोनाइट की बात करें, इसका आकार क्या होगा? कणों का आकार छोटा होगा। इसे नीलगिरी नीस भी कहते हैं। अच्छा, नीलगिरी नीस से ये मत समझ लेना कि भाई ये नीलगिरी की जो चोटियां है यहां पर ये पाई जाती है, बिल्कुल नहीं।
ठीक है। नीलगिरी निस तो नाम इसलिए दिया गया है कि इसको क्योंकि इसका रंग जो है रंग गहरा नीला है ना। अच्छा, गहरा नीला और हल्का 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 भूरा भी होता है। हल्का कैसा होगा? भूरा भी होता है। ठीक है, तो चारकोनाइट चट्टान का रंग कैसा होगा? हल्का नीला और गहरा नीला और हल्का भूरा होगा। विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। क्या इतनी चीज समझ में आई आपको? ठीक है, चलो इतनी चीज लिख लो, फिर अपन पढ़ते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, पहले इतना लिख लो भाई आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ लिया क्या? आद्य आर्कियन चट्टान। अब पढ़ते हैं अपन धारवाड़ क्रम की चट्टान। अभी अपन ने पढ़ा कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है भाई ये तो अपनी प्राथमिक चट्टान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के पश्चात जिस क्रम की चट्टान का निर्माण होगा उसका नाम क्या होगा भाई? धारवाड़ क्रम की चट्टान। अच्छा, धारवाड़ वास्तव में एक जिला है। धारवाड़ वास्तव में एक जिला है। कहां का जिला है? तो कर्नाटक का। कहां का जिला भाई? कर्नाटक का। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का नाम धारवाड़ नामक जिले के नाम पर रखा गया और ये कहां पर मिलेगा? तो कर्नाटक में मिलेगा। चीजें समझ में आ गई? चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप लोग भाई। कर्नाटक की राजधानी क्या है? ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? आंसर बताएंगे आप लोग। ठीक, तो आर्कियन क्रम की चट्टान या प्राथमिक चट्टान या पैतृक चट्टान से किस चट्टान का निर्माण होता है? आप बताओगे धारवाड़ क्रम की चट्टान का। तो क्या मैं इसको द्वितीयक चट्टान कह सकता हूं? धारवाड़ क्रम की चट्टान को क्या कह सकते हैं भाई? अपन द्वितीयक चट्टान कह सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पर लिखा भी है निर्माण प्रक्रिया दूसरे चरण में। अब अपन ने आर्कियन क्रम की चट्टान से पढ़ा था कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है इसी की कुछ उप चट्टानें थी जिसको अपन ने क्या कहा था? ग्रेनाइट, ऑर्निस। अब क्वेश्चन आपको ये नहीं आएगा। मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है, ऑप्शन में आर्कियन क्रम की चट्टान नहीं है, क्या बताओगे आप? ग्रेनाइट और निस। क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टान में ये पढ़ा था अपन ने कि आर्कियन क्रम की चट्टान की दो उप चट्टान थी, ग्रेनाइट और निस। फिर निस के अपन ने अलग भाग देखे थे। चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि धारवाड़ वास्तव में एक जिला है, कहां का है? कर्नाटक का है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान की जो खोज की थी सबसे पहले ये ब्रूसफुट ने की थी भाई। किसने की थी? ब्रूसफुट ने। ठीक है, अब आर्कियन क्रम की जो चट्टान है इसके बारे में हमने बताया कि भाई ये जीवाश्म रहित है। तो इससे जिस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ मतलब धारवाड़ क्रम की चट्टान ये भी कैसी होगी? जीवाश्म रहित होगी। क्या होगी? जीवाश्म रहित। ठीक है, अगर आप धारवाड़ क्रम की चट्टानों के प्रकार की बात करोगे तो भाई 3 प्रकार की चट्टान है। धारवाड़ प्रकार की उप चट्टान कितनी है भाई? 3। एक है होगी चिल्पी, सकौली और सौंसर। बहुत अच्छे से याद रखो, चिल्पी, सकौली और सौंसर। चीजें समझ में आई? जो चिल्पी क्रम की चट्टान है मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा। इसको याद रखो, आते सीधे क्वेश्चन। अच्छा, ज्यादातर आपको ये जो मिलेगी बालाघाट में मिलेगी। चिल्पी क्रम की चट्टान ज्यादातर कहां पर मिलेगी? बालाघाट में, लेकिन कुछ मात्रा में जबलपुर और छिंदवाड़ा में भी है। वहीं अगर सकौली क्रम की चट्टान की बात करो तो जबलपुर में। कहां पर भाई? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में। और सौंसर क्रम की चट्टान की बात करें तो महाराष्ट्र में मुख्यतः नागपुर में और आपको मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में मिलेगी। ठीक है, तो चिल्पी, सकौली और सौंसर में अगर हम खनिजों की बात कर लेंगे भाई किस किस प्रकार के खनिज पाए जाएंगे तो चिल्पी क्रम की चट्टान में क्वार्टजाइट पाया जाएगा, ग्रीन स्टोन पाए जाएंगे, मैग्नीज पाया जाएगा और तांबा। आपने मैग्नीज और तांबा के बारे में सुना भी होगा कि भाई मैग्नीज और तांबा सर्वाधिक मध्य प्रदेश में कहां होता है? बालाघाट में। और इन्हीं से संबंधित बड़ी खाने कहां पर है? बालाघाट में है या नहीं? ठीक है, सकौली क्रम की चट्टान की बात करें तो यहां पर संगमरमर, आपको पता है जबलपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अरे है या नहीं? सफेद संगमरमर कहां पाए जाते हैं भाई? संगमरमर जबलपुर में। अच्छा, संगमरमर का अर्थ पता है ना क्या होता है भाई? जब 2 लोग साथ में मरते हैं तो उसे संगमरमर कहते हैं। ऐसा नहीं है, संगमरमर क्या है? एक चट्टान है। कैसी चट्टान है? तो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। देखो यहां से सीधा आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण दो। आप संगमरमर बताओगे कि नहीं? इसलिए बताओगे क्योंकि मैंने आपको बताया ना आर्कियन क्रम की चट्टान से निर्माण हो रहा है किसका? धारवाड़ क्रम की चट्टान को। और धारवाड़ क्रम की चट्टान के ही तो प्रकार पढ़ रहे हैं। तो जब धारवाड़ क्रम की चट्टान रूपांतरित चट्टान है तो ये नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो जबलपुर में संगमरमर पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है।
वहीं सौसर क्रम की चट्टान की बात करें तो अभ्रक, संगमरमर और मैग्नीज पाया जाएगा। क्या इतनी चीज समझ में आई भाई? बताओ भाई 3 प्रकार कौन से है? तो चिल्पी है, सौसर है और आपकी सकोली है। समझ में आया? चिल्पी कहाँ कहाँ पाई जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट बालाघाट में, जबलपुर में और छिंदवाड़ा में। सकोली कहाँ पाई जाएगी? सिर्फ जबलपुर में। इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा संगमरमर पाया जाता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओगे आप लोग। मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया ये क्वेश्चन। भारत में उच्च कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है? ठीक है, चलो मैं राज्य का नाम बता देता हूँ, राजस्थान। आपको खान का नाम बताना है। ठीक है, चले। सौसर में क्या मिलेगा? सौसर कहाँ का है भाई? महाराष्ट्र में, नागपुर में। लेकिन मध्य प्रदेश में कहाँ था? बताओगे छिंदवाड़ा में। चीजें समझ में आई क्या? अब समझना, धारवाड़ क्रम के चट्टान का ही एक प्रकार है जिसको आप बोलते हैं क्लोजपेट। क्या कहोगे? क्लोजपेट। क्लोजपेट प्रकार के चट्टान धारवाड़ की एक श्रृंखला है और इसका विस्तार मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में। समझ में आया भाई? तो इस तरह से हमने धारवाड़ शैल समूह के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कल के लेक्चर में हम पुराना संघ के बारे में पढ़ेंगे, आर्य क्रम की चट्टान पढ़ेंगे, क्रिटेशियस काल की चट्टान पढ़ेंगे, दक्कन और टर्शियरी युग की चट्टानें पढ़ेंगे अपन। समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, चलें, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।